भारत के एनएसए अजीत डोभाल 24 अगस्त को 2 दिन के लिए चीन पहुंचे। यहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलने आए हैं, सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म की बैठक के लिए। इससे भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिए भी इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। ये मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ बढ़ने की खबरें आई हैं, जबकि सितंबर महीने में जो ब्रिक्स समिट होना है उसमें शी जिनपिंग के आने की संभावना भी जताई जा रही है। इसलिए डोभाल की चीनी यात्रा की अहमियत अब बढ़ गई है। भारत और चीन की सरकार के बीच सीमा विवाद को लेकर अलग अलग फॉर्मेट की मुलाकातें होती हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म की शुरुआत हुई थी 2003 से। उस साल चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री जो वहाँ के होते हैं, उनके कार्यालय की तरफ से भारत को एक निमंत्रण भेजा गया। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्टेट विजिट पर बुलाया गया। 1962 की लड़ाई के बाद से तब तक केवल 2 बार प्रधानमंत्री चीन होकर आए थे भारत के, 1988 में राजीव गांधी और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद सीधे 10 साल बाद ऐसा निमंत्रण भारत को भेजा गया था। भारत ने निमंत्रण कबूल किया। 22 जून 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी चीन के लिए रवाना हुए। वहां वाजपेयी की मुलाकात चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से हुई। इसके अलावा वो राष्ट्रपति हु जिनताओ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट वू बांगुओ और वाइस प्रेसिडेंट जेंग चिंग होंग से भी मिले। इस समय ये समझ पैदा हुई कि सीमा विवाद को लेकर तब तक जो बातचीत होती थी अलग अलग फॉर्मेट्स में, उसमें अधिकारी और राजनयिक शामिल होते थे। दोनों तरफ की पॉलिटिकल लीडरशिप सीधे शामिल नहीं होती थी। इसलिए वाजपेयी ने चीनी सरकार को सुझाव दिया कि एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें सरकार के हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लें, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। ये मीटिंग नियमित रूप से हो और धीरे धीरे सीमा विवाद पर एक समझ पैदा की जाए। एक और बात तय हुई कि सरकार अपना नुमाइंदा बदलेगी नहीं अनलेस सरकार में ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। इसका फायदा यह होता कि कंटिन्यूटी बनी रहती, एक ही व्यक्ति के पास सारी जानकारी इकट्ठा होती, जिससे कम्युनिकेशन में आसानी होती। चीन को प्रस्ताव पसंद आया और इस तरह 2003 में जाकर बना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। वाजपेयी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और भारतीय विदेश सेवा में रह चुके पूर्व राजनयिक ब्रजेश मिश्रा पर बहुत भरोसा करते थे। जब 1998 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद बना तो इस पर वाजपेयी ने ब्रजेश मिश्रा को ही बैठाया। तो भारत की ओर से एनएसए को ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया और चीन ने उस वक्त अपने उप विदेश मंत्री दाई बिंगो को यह जिम्मेदारी दी। ये भी कहा कि हम विदेश मंत्रालय से ही किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर को नियुक्त करते रहेंगे। तब से लेकर अब तक भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नियमित रूप से मिलते हैं। भारत की ओर से हमेशा एनएसए जाते हैं, चीन की तरफ से हमेशा उप विदेश मंत्री या विदेश मंत्री वहां के आते हैं। पहले से तय बिंदुओं पर बात होती है और आगे की प्लानिंग होती है। 2026 में, यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 25वें दौर की बात हो रही है। जब हम ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तब डोभाल की मुलाकात वांग यी से चल रही है। चीन ने 2018 में उन्हें इस मैकेनिज्म का मुखिया बनाया था, वो इसी पद पर हैं अभी भी। और एनएसए अजीत डोभाल 2014 से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोनों की आखिरी मुलाकात पिछले साल हुई थी अगस्त महीने में, तब वांग यी हिंदुस्तान आए थे। और याद कीजिए, उसी मुलाकात में तय हुआ था कि भारत और चीन 3 ऐसे रास्तों को फिर से खोलेंगे जिसके जरिए दोनों देशों में धंधा पानी हो सके, बॉर्डर ट्रेड हो। इन्हीं में से एक रास्ते पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी, कहा था कि ये इलाका हमारा है, इसका फैसला चीन और भारत ने कैसे किया, जबकि हिस्टोरिकली वो रास्ता भारत से चीन ही जाता है। इससे पहले वाली मीटिंग जो 2024 में हुई, चीन में हुई थी और बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि 2020 में गलवान क्लैशेस के बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मुलाकातें थी रद्द कर दी गई थी। 2019 के बाद सीधे 2024 में मुलाकात हुई। अभी वाली जो बैठक है जिसके लिए एनएसए वहां गए हुए हैं, गलवान के बाद तीसरी बैठक है। इस बार भारत के सामने नई चुनौती है अरुणाचल प्रदेश में हो रही चीनी घुसपैठ की जो खबरें आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय संगठन लगातार शिकायत कर रहे हैं कि सुबनसिरी जैसे सीमावर्ती जिलों में चीन ने अपना अवैध कब्जा बढ़ा लिया है। जुलाई महीने के आखिर में तो अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग में भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोल करते करते आमने सामने आ गई थी, पेट्रोल पार्टीज जो थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस घुसपैठ के बारे में जब सवाल पूछा गया तो बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। फिर 7 अगस्त को भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे पर मार्क किया। आप जानते हैं सरकार सीमाई इलाकों की मैपिंग कर रही है साइंटिफिक तरीके से। इसी के बाद ये सामने आया कि सरकारी नक्शे के मुताबिक भी कुछ भारतीय इलाके हैं जिन पर भारत का डिफैक्टो कंट्रोल नहीं है।
भारतीय नक्शे पर चीन ने आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने आपत्ति को खारिज किया। संभव है कि वांग यी और डोभाल इस विषय पर भी कुछ बात करें, क्योंकि ये ताज़ा मैटर है। लेकिन हम जानते हैं कि एक बड़ा फोकस एरिया होगा अगले महीने होने वाला ब्रिक्स समिट, जिसमें जिनपिंग आएंगे या नहीं आएंगे, अभी ये बात चल रही है। 24 अगस्त को ही रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि चीनी अधिकारी हिंदुस्तान आए हैं, होटल और जिनपिंग की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम देखना शुरू कर चुके हैं, यानी कि जिनपिंग आ सकते हैं। इस बार 400 लोगों का डेलीगेशन लेकर के आएंगे। पिछली बार जिनपिंग 2019 में आए थे, तब वो झूले वाली तस्वीर आई थी। 7 बरस बाद वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये द्विपक्षीय संबंधों की बात है। सीमा विवाद में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म से कितना फायदा हुआ है, आइए इस सवाल को एक्सप्लोर करें। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, करीब 3,500 किलोमीटर लेंथ है। सबसे बड़ी सीमा किसके बीच में है? यूएस और कनाडा के बीच में। वो पीसफुल बॉर्डर है, ये है डिस्प्यूटेड। आज़ादी के बाद से भारत और चीन के बीच में असहमति है कि सीमा जाती कहाँ से। चीन मानता नहीं मैकमोहन लाइन को, और इसी वजह से 1962 में दोनों देशों के बीच जंग हुई। इसके बाद से बॉर्डर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ही है। 3 हिस्सों में आप इस विवाद को समझ सकते हैं मैप पर। वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, सबसे ज़्यादा विवाद यही है। यहाँ बड़ा विवाद अक्साई चिन को लेकर है। हिंदुस्तान का कहना है कि अक्साई चिन लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन इस समय इस इलाके पर चीन का नियंत्रण है। भारत सरकार के मुताबिक चीन ने करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत पहले हल्की तैनाती रखता था, लेकिन 2020 में जब चीनी घुसपैठ हुई, उसके बाद भारत ने गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोग्रा हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों में तगड़ी तैनाती कर दी है। तैनाती दोगुनी हो गई है, क्योंकि चीन भी पूरी तरह से वापस वहां से नहीं लौटा है। बात बिल्कुल सही है कि डिसएंगेजमेंट हुआ है। दोनों सेनाएं जो एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खड़ी थीं, अब कुछ पीछे हटी हैं, लेकिन स्टेटस को एंटे यानी अप्रैल 2020 वाली स्थिति में हम अभी नहीं लौट पाए। इस तरह शख्सगाम वैली का मामला भी है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को ट्रांसफर कर दिया था, जबकि इलाका पाकिस्तान का था ही नहीं देने के लिए। भारत के हिसाब से शख्सगाम वैली के ट्रांसफर को अवैध माना जाता है। हमने कभी उसकी सहमति नहीं दी, क्योंकि हमारे हिसाब से शख्सगाम वैली अविभाजित जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा है। ये वेस्टर्न सेक्टर की कहानी हुई। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा आती है। उत्तराखंड के बाराहोती इलाके पर ज़्यादा विवाद है। चीन ने इस इलाके को वूजे कह दिया है। हिमाचल में शिप किला के आसपास भी सीमा को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट है। इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सिक्किम की स्थिति पश्चिमी और पूर्वी लद्दाख जितनी विवादित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर काफ़ी विवाद है। चीन कहता है कि अरुणाचल दक्षिण तिब्बत है, साउथ तिब्बत कहते हैं। अरुणाचल पर चीनी घुसपैठ पर हमने अलग से एक राजदूत के एपिसोड में बात की है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। समस्या ये है कि जहाँ जहाँ विवाद है, वहाँ वहाँ चीन सीमाई इलाकों में अपनी सैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, सड़कें बना रहा है, बस्तियाँ बना रहा है, यहाँ तक कि इंफ्रा भारत की ज़मीन के भीतर भी बनने लगे हैं, अगर आप मैकमोहन लाइन के हिसाब से देखें। जैसा हमने बताया, समस्या आज़ादी के बाद से ही बनी हुई है और 62 की जंग के बाद और कॉम्प्लिकेट हुई। इसे सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 4 बड़े इनिशिएटिव चलते हैं। पहला है JWG। राजीव गांधी 1988 में चीन गए थे, तब जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना था। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में दोनों देशों के अधिकारियों को रखा गया और पहली बार बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की बात तय हुई। दूसरा, 2012 में मनमोहन सिंह के ज़माने में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना, WMCC। इसकी 36वीं मुलाकात इसी महीने हुई थी, 7 अगस्त को दिल्ली में। तीसरा, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, यानी BDCA। और चौथा, 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बनाया गया, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। 2003 में क्योंकि दोनों तरफ से हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की मुलाकात शुरू हुई, तो जल्दी कुछ सफलता मिली भी। 2005 में भारत और चीन ने मिलकर तय किया कि भविष्य में जब हम सीमा विवाद हल करेंगे तो उसके 3 प्रिंसिपल्स क्या होंगे। इसे पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल कहा गया। 3 अहम थे। नंबर 1, सीमा विवाद की वजह से डिप्लोमेसी बंद नहीं होगी, व्यापार बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। नंबर 2, सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोई भी देश किसी पर कोई शर्त नहीं थोपेगा कि फलानी जगह आप दोगे, उसके बदले में ऐसा करना पड़ेगा, कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। नंबर 3,
बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि सिर्फ डीपॉपुलेटेड इलाके या ऐसे ही इलाके डिस्कस होंगे जहां कोई रहता नहीं है, इसलिए चीन गांव पे गांव बना रहा है। इन्हीं मुलाकातों का नतीजा ये रहा कि जब 2020 में गलवान घाटी के बाद मानसरोवर यात्रा रुक गई, तब उसे वापस शुरू करने के बाद 2024 में वर्किंग मैकेनिज्म वाली मीटिंग में कर ली गई। अगले साल यात्रा शुरू भी हुई। अक्टूबर 2024 वाली मीटिंग से एक बड़ा नतीजा यह भी निकला कि देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई। देपसांग वाला मामला हम रेखांकित कर दें, 2020 में शुरू नहीं हुआ था, हम 2013 से ही वहां नहीं जा पा रहे थे, यानी मोदी सरकार के आने के पहले की प्रॉब्लम थी। इस बार हो रही मीटिंग की डिटेल अभी तो बाहर आई नहीं, चल रही मुलाकातें, लेकिन चाइनीज मीडिया में काफ़ी डिस्कशन है। ग्लोबल टाइम्स में जाओ यूशा का एक लेख छपा, इसमें वो लिखती हैं कि भारत और चीन ने पिछले समय में यह साबित किया है कि वो बातचीत से हल निकालने की सलाहियत रखते हैं, यानी बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। इसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग अहम होगी, पर भारत का फिलहाल फोकस ब्रिक्स पर है, और अगर ब्रिक्स को सफल बनाना है तो भारत को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसा शिफ्ट? इसी आर्टिकल में जेजियांग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज के डायरेक्टर हु जियाओंग का कोट है। वो कहते हैं कि भारत को पूरा फोकस ब्रिक्स पर रखना चाहिए और फिलहाल सीमा विवाद को किनारे कर देना चाहिए। चीन के और भी अखबारों में इसी तरह की बात लिखी गई है। सब में कहा गया है कि फोकस ब्रिक्स पर रखो, और ये आप अगर लंबे समय से ट्रैक कर रहे हो तो चीन की एक पुरानी रणनीति आपको समझ में आएगी। जब चीन चाहता है कि भारत पर दबाव बने तो वो दबाव बना लेता है सीमा पे, कभी डोकलाम में घुस जाएगा, कभी लद्दाख में घुस जाएगा, कभी अरुणाचल में आ जाएगा, लेकिन भारत को हमेशा नसीहत देता है कि आप सीमा विवाद पर इतना फोकस मत कीजिए, आप तो ट्रेड कीजिए, आप फलाना देखिए ठिकाना देखिए, आप सीमा विवाद पर फोकस मत कीजिए। भारत की भी मजबूरी है कि हमारे यहाँ कोई पलट कर ये कह नहीं पाता है कि सीमा पर घुसपैठ, ये मैप पर चीनी नाम लिखना और ये ट्रेड डील साथ साथ नहीं चल सकते। हमने अपना सारा गुस्सा चीन के दोस्त पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखा है। अभी हमारी स्थिति यही है कि दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में हम चाहते हैं कि किसी तरह पुतिन और जिनपिंग आ जाएं, वरना माहौल सूना सूना होगा। याद कीजिए 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था, जिसमें जिनपिंग और पुतिन दोनों नहीं आए थे। इसकी एक वजह यह भी बताई गई कि पीएम मोदी भी चीन लंबे समय से नहीं गए थे। पीएम मोदी 2018 में एससीओ में हिस्सा लेने चीन गए थे। गलवान के बाद जैसे वो नहीं आए तो इधर से भी कोई नहीं गया, लेकिन पिछले साल ये कड़ी टूटी और प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में चीन गए। इसलिए लगता है कि जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि जिनपिंग इस बार बहुत बड़ा डेलीगेशन अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 400 लोगों की टीम साथ आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। 2019 में 200 लोगों के साथ आए थे। भारत के लिए इस मुलाकात को कैसे देखा जाना चाहिए? ब्रिक्स के मंच पर अगर पुतिन और जिनपिंग भारत आ जाते हैं तो ये भारत के लिए ऑप्टिक्स के लिहाज से एक अचीवमेंट होगा, लेकिन भारत को असल फायदा तब है जब हम चीन के साथ अपना व्यापार घाटा कम करें, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर भारत की मुखरता में अगर कुछ गुंजाइश रह जाती है, शिकायत आती है कि आप चीन को लेकर उतने मुखर क्यों नहीं हैं, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय उद्योग कच्चे माल से लेकर मशीनरी तक चीन पर हद से ज़्यादा निर्भर हैं। चीन का जब मन करता है हमें तंग कर देता है। हमें टनल बोरिंग मशीन और फर्टिलाइज़र तक को लेकर चीन से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। अभी पीछे ही कुछ समय की बात है, तब माल वहां से आ पाया। गलवान घाटी में जब 20 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। चाइनीज़ ऐप बैन कर देंगे, कुछ एक लोगों ने अति उत्साह में अपने घर में लगा टीवी नीचे पटक दिया क्योंकि उसमें चाइनीज़ कंपोनेंट था। अब इसमें देखिए कमाल की बात यह थी कि किसी ने भी अपना आईफोन नहीं पटका, वो भी जबकि चीन में ही बना था। महंगा है, महंगी चीज़ तो नहीं पटकते हैं लोग क्योंकि भरपाई नहीं हो पाती। खैर, चीन को लेकर गुस्सा तो पनप गया था। डायरेक्टर ने भी फैसला कर लिया था कि कभी सलमान को लेकर वो फिल्म बनाएगा कि कैसे संतोष बाबू के सैनिकों ने चीन को खदेड़ दिया। तय हुआ कि बहुत चीन चीन हो गया, अब हम टीवी भी खुद बनाएंगे, फ़ोन भी खुद बनाएंगे, ताकि हम दोबारा चीन को कुछ बोलने से पहले हमें बहुत सोचना न पड़े कि नतीजा क्या होगा। चीन को लेकर ये सारे संकल्प लिए गए 2020 में, जिस साल चीन संग व्यापार हमारा घाटा था 44 अरब डॉलर। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट था चीन के साथ ट्रेड में, यानी हम चीन को जितना एक्सपोर्ट करते थे उससे तकरीबन 4 लाख करोड़ ज़्यादा का सामान उससे ख़रीद लेते थे, वहाँ से इंपोर्ट कर लेते थे। 2020 के बाद जिस तरह भारत में डींगे हाँकी जा रही थी, उस हिसाब से इस व्यापार घाटे को 4 लाख करोड़ से कम 5 पैसे कम हो जाना चाहिए था 2026 में।
बहुत कॉड हुआ, ऐसा लगने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जिनपिंग को अपनी कांख में दबा लेंगे और चीन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उन्हें रिवर्स कर देते हैं और वो चीन के बजाय हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और तब हमने वही किया जो हम कर सकते थे, हम फिर से चीन के दोस्त बन गए। संतोष बाबू का बलिदान एक तरफ रख दिया गया, भाई के फिल्म का नाम चेंज हो गया, बैटल ऑफ गलवान का नाम मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस हो गया है, अभी रीशूट भी हो रही है। नतीजा क्या हुआ? जो व्यापार घाटा 2020 में 44 अरब डॉलर था, 2026 में दोगुने से ज़्यादा होकर 112 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए। इतना घाटा हमें चीन से व्यापार में सिर्फ एक साल में हुआ, और ये भारत के सालाना बजट के 20% के करीब है। हमने 2026 में चीन से 131 बिलियन डॉलर का सामान लिया और उन्हें सिर्फ 19 बिलियन डॉलर का सामान हम बेच पाए। आज ही द हिंदू अखबार से चीनी मामलों के जानकार हु शियांग ने कहा है कि भारत को चीन के साथ संबंधों को स्थिर रखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सीमा विवाद पर कोई बड़ा समाधान आसानी से नहीं निकलेगा। ये बात सच है कि किसी देश के सीमा विवाद सुलझ जाने के बाद वो दूसरे मुद्दों पर फोकस कर पाता है। यूरोप के देशों को यही एडवांटेज मिला था कि अनसेटल्ड बॉर्डर्स वहाँ नहीं हैं, इसलिए खूब फले फूले। भारत ने अब तक सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाया है। चीन के साथ अभी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में देखना होगा कि जो मैकेनिज्म सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था, उसमें इस बार क्या बात हुई। अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा, हम राजदूत में उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गाँव।